आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या केजरीवाल के फार्मूले पर हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम हैं, और के कविता, इन दोनों को भी अंतरिम जमानत मिल सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और ठीक 50 दिन बाद वो कल मतलब कि 10 मई को रिहा हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत जो है वो दे दी है और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसे असाधारण केस, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को जो है ध्यान में रखना है, असाधारण केस मानते हुए अंतरिम जमानत के 5 प्रमुख आधार बताए हैं, जिसके जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और इनको 2 जून तक हर हाल में जो है फिर से सरेंडर करना है। अब हम बात करेंगे कि ये जो 5 बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत देने को लेकर, वो बातें क्या थी उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत के जो 5 प्रमुख आधार सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, वो है पहला कि इन पे अभी आरोप तय नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस मामले में 26 नवंबर 2022 को जांच शुरू हुई थी और इसमें ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी कि पूरक शिकायतें दायर की हैं। ठीक है, फिर से समझिए इस बात को, 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी कि पूरक शिकायतें दायर की थी और सीबीआई ने एक चार्जशीट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। तो आज मतलब कि ये मई का महीना चल रहा है 2024 का, अभी तक इन पे आरोप ही नहीं तय किए गए हैं, जबकि ये मामला जो है 26 नवंबर 2022 से चल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी क्या है, पेंडिंग है। तो बेंच ने कहा कि केस की इस स्टेज पर बहस करना या फैसला सुनाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी पेंडिंग है और इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत या रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना सही नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट रखा सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा पॉइंट क्या रखा कि तीसरा पॉइंट ये था कि लोकसभा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और इसमें लगभग 65-70 करोड़ लोग वोट देंगे और बेंच ने कहा कि ईडी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से आम लोगों में गलत संदेश जाएगा कि नेताओं को विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है, मतलब कि स्पेशल जो है इनको ट्रीटमेंट के तहत जो है इनको जमानत दी जा रही है, तो यह एक गलत संदेश जाएगा, या ईडी का कहना था। ठीक है, लेकिन बेंच ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत या रिहाई देते समय अदालतें हमेशा संबंधित व्यक्ति से जुड़े विशिष्टताओं, ध्यान दीजिएगा, विशिष्टताओं और मौजूदा हालात को ध्यान में रखती है। तो चूंकि ये मामला जो है किसी सीटिंग मुख्यमंत्री का है तो इसमें विशिष्टता है, तो बेंच का कहना यही था कि संबंधित व्यक्ति से जुड़ी विशिष्टताओं और मौजूदा हालात को ध्यान में रखा जाता है। और चौथे पॉइंट में उसने एकदम क्लियर बोला बेंच ने कि केजरीवाल सीएम है। तो कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को लास्ट ईयर जो है वो नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। तो बेशक उन पर गंभीर आरोप हैं, ये कोर्ट ने माना है कि उन पे जो आरोप है वो गंभीर हैं, लेकिन वो कभी दोषी नहीं पाए गए हैं और वह समाज के लिए खतरा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को ये भी बोला गया कि अभी तक वो दोषी भी नहीं पाए गए हैं और समाज के लिए वो खतरा नहीं है। तो एक आधार ये रहा। ठीक, 5वां पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या रखा गया, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला अभी बाकी है। ठीक है, तो अभी तो मामला यही है कि इनका गिरफ्तार होना ही वैध है कि अवैध है, तो ये अभी तो मामला इसी पे चल रहा है। ठीक है, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभी फैसला बाकी है। 5वां पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस की जांच अगस्त 2022 से चल रही है। ठीक है, और 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और सबसे जरूरी बात यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को ही कोर्ट में चुनौती दी गई है कि मतलब कि इनको जो है गिरफ्तार ही किस आधार पे किया गया है, यही वैध है कि नहीं है, यही जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक, तो
गिरफ्तारी के बहता कोई कोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, इसलिए अंतरिम जमानत दी जाती है। ठीक है। और जस्टिस खन्ना की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें ये भी बात कही गई कि अभी 2 साल तक अगर अभी जो है कुछ नहीं हुआ, तो ये जो 20 दिन के लिए लगभग जो अंतरिम जमानत मिली है इनको 1 जून तक जो अंतरिम जमानत जो दी गई है, तो इस 20 दिन में भी कुछ बहुत खास जो है बिगड़ नहीं जाएगा। ठीक है। तो जिस तरीके से 2 अगस्त 2022 का ये केस है, ठीक, तो ईडी या सीबीआई जो है वो 20 दिन और जो है बर्दाश्त कर ले, तो ऐसा कुछ मानना था सुप्रीम कोर्ट का, और इसी आधार पे जो है अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिल गई। इसके साथ में एक चीज़ और, केजरीवाल की जमानत के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तें भी रखी हैं, ठीक है, जिसको जो है केजरीवाल को फॉलो करना होगा। क्या? तो पहली शर्त ये कि वह शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इनके सामने कि वह मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। तीसरा यह बात रखा है कि सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट, वह शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। तो इन 4 बातों को जो है ध्यान में रखना होगा केजरीवाल को। ठीक है। और इन्हीं शर्तों के आधार पे जो है अंतरिम जमानत 10 मई को मिल गई। अब हम बात करेंगे कि जो झारखंड के पूर्व सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनका क्या मामला है और क्या उनको अरविंद केजरीवाल के ही तर्ज पे जमानत मिल सकती है कि नहीं। ठीक है। तो देखिए, झारखंड के जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर पीएमएलए एक्ट के तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, और ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है। और 10 बार, ध्यान दीजिएगा, 10 बार समन भेजने के बावजूद भी हेमंत सोरेन जो है ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अब बात आती है कि क्या हेमंत सोरेन को केजरीवाल के ही आधार पर राहत मिलेगी, मतलब कि क्या उनको अंतरिम जमानत मिलेगी। तो देखिए 13 मई अभी आने वाला है। ठीक है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले में उनके वकील जो कपिल सिब्बल हैं वो बहस कर सकते हैं, और वो जो है अरविंद केजरीवाल का जो केस है उसी को आधार बनाएंगे। ठीक है। तो इस बात की संभावना है कि इस मामले पर सुनवाई करते समय सिब्बल केजरीवाल की जमानत को उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे, और कानूनों का जो कानूनी जानकार हैं, ठीक, उनका मानना यह है कि लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर सोरेन भी राहत मांग सकते हैं, लेकिन केजरीवाल के फैसले के अन्य आधार उनके फेवर में नहीं है। ठीक है। तो हेमंत सोरेन को जमानत, अंतरिम जमानत मिलना और ना मिलना जो है वह भी 50-50 है। ठीक है। तो एक बात ये भी है कि ये जो है सिटिंग सीएम भी नहीं है। जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे दिया था। ठीक है। और अरविंद केजरीवाल के केस में क्या था कि एक नेशनल पार्टी के वो लीडर, नेशनल पार्टी के कन्वेनर भी थे, और साथ में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर अभी तक ये बने हुए। तो इनका जो केस है वो काफ़ी स्ट्रांग था, जिसके आधार पर अंतरिम जमानत इनको मिल गई। और इन्हीं कुछ बिंदुओं पे जो हेमंत सोरेन का केस है वो कमज़ोर पड़ता है। आगे देखते हैं। तेलंगाना के जो पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं के कविता, इनका मामला जानते हैं क्या है। तो देखिए, ईडी का आरोप है कि के कविता शराब कारोबारियों के गुट जो साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य थी। ठीक है। ये जो साउथ ग्रुप है यह है शराब कारोबारियों का प्रमुख, मतलब कि जो साउथ ग्रुप है वो शराब कारोबारियों का एक गुट था, और इसकी प्रमुख सदस्य थी पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता। तो साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों पर दिल्ली में शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। तो ये तो हो गया इनका केस। इनके केस को फिर से समझिए। जो साउथ ग्रुप है जो कि शराब कारोबारियों का गुट है, उसकी प्रमुख सदस्यों में से एक है क्या, के कविता। ठीक है। और के कविता है कौन, तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी। और इन्होंने क्या किया है, तो साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों पर दिल्ली में शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। तो सीबीआई ने के कविता को आईपीसी की धारा 120 बी, ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की धारा 120 बी जो कि आपराधिक साजिश, धारा 477 ए खातों में हेराफेरी,
और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 मतलब कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के तहत इनको गिरफ्तार किया है। तो इन पे जो अपराध हैं काफ़ी संगीन है, ठीक है। इन धाराओं को देखिए तो इन ये जो धाराएं जो है अपने आप में कह रही हैं कि इनका थोड़ा अंतरिम जमानत मिलना जो है बहुत ही मुश्किल है, ठीक। तो जो के कविता को अगर केजरीवाल के आधार पर राहत मिलने की बात की जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि के कविता को जो है अरविंद केजरीवाल के आधार पर जो है वो अंतरिम जमानत मिल सके। अभी जो झारखंड के पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, उन्हीं की जमानत मिलने पे जो है अभी असमंजस बना हुआ है, ठीक। वो तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और इनके साथ ऐसा कोई बड़ा रुतबा नहीं है, ठीक है, इनके कंपेयर में। तो एक्सपर्ट्स का मानना है, जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि के कविता ना तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ना ही किसी राष्ट्रीय पार्टी में उनके पास कोई अहम पद है। तो इसलिए केजरीवाल मामले को नज़ीर मानकर के कविता को राहत मिलना बेहद मुश्किल है। तो इनका जो है जेल से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल है, ठीक। अभी ये तिहाड़ जेल में ये भी, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या चुनाव प्रचार में शामिल होना मौलिक या संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, ठीक। तो जो भी अंडर ट्रायल कैदी हैं, जेल में बंद हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, पहली बात। और चुनाव प्रचार में शामिल होना मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसको एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। तो चुनाव प्रचार में शामिल होना यह फंडामेंटल राइट के आधार जो है फंडामेंटल राइट या संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आधार नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय, ठीक। तो यह पूरा हमारा मामला था अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत को लेकर, प्लस हेमंत सोरेन और के कविता को क्या अंतरिम जमानत के अरविंद केजरीवाल के आधार पर मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, उससे संबंधित। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।